हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम नीट 2024 और जेई 2024 के लिए स्पेशल सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैसे आप कंपाउंड की, है ना, क्वेश्चंस को डील करोगे, एरोमेटिक कंपाउंड को। तो बेसिकली आज हम एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे हम, और इसके रिएक्शन भी देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है हमारी ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, दिस इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ नीट 2024 एंड जेई 2024। तो एरोमेटिक कंपाउंड हम बेसिक्स भी पढ़ेंगे, इसके डिटेल्स के बारे में जानेंगे, इसके रिएक्शंस के बारे में जानेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या है, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के, और कैसे हमें उसे प्रोसीड करना है। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एरोमेटिक कंपाउंड का लेक्चर। तो देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड कुछ नहीं होता, सिंपल सा उसका रूल है। रूल उसका ये है कि जिस भी कंपाउंड में यदि मुझे कोई एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है, तो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है। कंडीशन सबसे पहली, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जो कंडीशन चाहिए होगी, वो सबसे पहली कंडीशन है दोस्तों, वो क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड साइक्लिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी जो वो ये है कि उसके पास क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेट बॉन्ड, या फिर इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होना इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेशन का मतलब है ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। मैं लिख देता हूं, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज द कॉन्जुगेशन सिस्टम। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर वो ये है कि कंपाउंड के पास साइक्लिक, कॉन्जुगेशन एंड थर्ड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड में, दैट इज कॉल्ड, वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एवरी एटम इन अ कंपाउंड मस्ट बी इन द सेम प्लेन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, मस्ट बी इन द सेम प्लेन। एग्जांपल समझाऊंगा। एंड द फोर्थ पार्ट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए। तो वो क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा, जहां पे n की वैल्यू कितनी होगी? 0, 1, 2, एग्जैक्टली होल नंबर के इक्वल। ये मेरा एरोमेटिक कंपाउंड बनाने का इक्वेशन है। तो सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको दोस्तों क्या बताई? वो साइक्लिक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक से क्या मतलब है हमारा यहाँ पर? साइक्लिक से मेरा यहाँ पे मतलब है, जैसे कि मान लो कि मैंने ये कंपाउंड बनाया, भाई वो साइक्लिक है, बिल्कुल है। ठीक है, साइक्लिक है, साइक्लिक है सर। उसके बाद कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए, दैट मीन्स डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद प्लेनर। देखो हर एक एटम यहाँ पर, ये भी sp3 है, कार्बन का एटम, sp2 है, ये भी sp2 है। इस ऑल कार्बन एटम्स आर ऑफ sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, यानी कि दे आर इन द सेम प्लेन, तो दे आर प्लेनर। एंड इफ दे आर प्लेनर, दैट मीन्स कि वो तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चौथी कंडीशन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इनके पास। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? ध्यान से देखो, इनके पास अप्रोक्सीमेटली 2 पाई 2 पाई 2 पाई, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6। ठीक है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन को आप कैसे लिख सकते हो? 4 × 1 + 2। तो क्या आप इसको 4n+2 के फॉर्म में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड इज हाईली स्टेबल। दिस इज हक्कल्स रूल था, उसने ये दिया। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा, दिस वन, यहाँ पे प्लस डाला मैंने और यहाँ पर मैंने माइनस डाला। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर आप एक बात बताओ, क्या ये साइक्लिक है? हाँ सर, ये साइक्लिक है। साइक्लिक नजर आ रहा है आपको? हाँ सर नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या है? क्या ये कंपाउंड कॉन्जुगेशन सिस्टम में है? बिल्कुल है सर। डबल बॉन्ड, देखो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब कॉन्जुगेशन सिस्टम है, क्योंकि ये रेजोनेंस करके इधर भी डबल बॉन्ड आ सकता है। पहला सेटिस्फाई, दूसरा सेटिस्फाई, तीसरा क्या ये प्लेनर है? क्या ये इन द सेम प्लेन है? बिल्कुल है सर। देखो ये क्या है? sp2, ये sp2, ये भी sp2 है। एंड द फोर्थ कंडीशन इज व्हाट? एंड द चौथी कंडीशन क्या है इसके अंदर? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी 4n+2। कैसे सर? भाई इसके अंदर ना 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसके फॉर्म में आप ला सकते हो, दैट मीन्स कि ये क्या है? कंपाउंड फॉलो कर रहा है। दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज एरोमेटिक।
एरोमेटिक कंपाउंड समझ में आ गया क्या होता है? जैसे इस वाले क्वेश्चन को यदि मैं डील करता तो क्या देखता, भाई इसके पास 2 to 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। भाई देखो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा 4n+2 को, इसका मतलब ये क्या है, नहीं है एरोमेटिक। कौन से कंपाउंड वो हम पढ़ेंगे। दिस वाज एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड। सिमिलरली मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई, हाँ ये तो एरोमेटिक समझाया, एक होता है टर्म अपना एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक क्या होता है? एंटी एरोमेटिक का मतलब है कि आप कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि आपके पास आपने जो सिस्टम बनाया ना, वो सिस्टम क्या करेगा, कंपाउंड को, है ना, अनस्टेबल प्रोड्यूस करेगा। अब इसकी जो कंडीशन होती है सिमिलर होती है, मतलब ये भी साइक्लिक होना चाहिए। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। पहला टर्म क्या है भाई, साइक्लिक होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा टर्म क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इसमें भी बिल्कुल सही बात है, सब कुछ सेम ही है जो अपना एरोमेटिक कंपाउंड में था। ठीक है, तीसरा टर्म क्या होना चाहिए यहाँ पर, वो प्लेनर होना चाहिए, बिल्कुल इसमें भी प्लेनर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज दे शुड हैव 4n pi electron। 4n pi electron, what is 4n pi electron? See, all the four conditions should be satisfied. In this way the compound can be aromatic। ठीक है, for example let's suppose the compound is like this। ये कंपाउंड है। अब ये जो कंपाउंड है, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है आप बताओ। इसके अंदर सबसे पहली चीज, क्या ये कॉन्जुगेशन है? हाँ सर ये कॉन्जुगेट है। क्या ये साइक्लिक है? हाँ सर ये साइक्लिक है। साइक्लिक भी है और कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है मेरे को। क्या ये प्लेनर है? प्लेनर का मतलब है एवरी कार्बन एटम in the ring should have sp2 hybridations। every carbon atom in the ring should have sp2 hybridations। तो सपोज करो कि ये कार्बन जो है हमारा, this is also sp2, this is also sp2। I hope you know the hybridations concept। this is also sp2 and this is also sp2। every carbon in an atom should have sp2 hybridations। तो भाई हमने ये देखा कि भाई साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है। लास्ट टर्म, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? देखो दोस्तों, एक डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करके चलते हैं। हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स कि हमने यहाँ पर क्या देखा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन को देखा है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन को आप कैसे लिख सकते हो, 4 × 1 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 × 1 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने 4n पाई इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में लिख सकते हो, n = 0 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर ये सारे टर्म सेटिस्फाई करेंगे, दैट मीन्स द कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। दैट मीन्स द कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, एज सिंपल एज दैट। दिस कंपाउंड इज नथिंग बट एंटी एरोमेटिक। दिस कंपाउंड इज नथिंग बट एंटी एरोमेटिक, एंटी anti-aromatic। This compound is nothing but anti-aromatic। What is anti-aromatic? The compound should be cyclic, the compound should be conjugated, the compound should be planar, and the compound should have 4n pi electron। All the four conditions are satisfied, hence the compound is anti-aromatic। Okay, so we have already studied about aromatic compound and the anti-aromatic compound। Okay, so last compound, which, for example, if I tell you this, if this is the question, for example, let's suppose, ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्या, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, जो लास्ट टर्म आ रहा अपना, जो कि इंपॉर्टेंट है इस टर्म में, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। दैट इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक, व्हाट इज नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक लाइक अ फ्री फ्लो। नॉन एरोमेटिक क्या है, एक फ्री फ्लो की तरह है, जो कुछ भी हो सकता है। मतलब वो साइक्लिक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4n पाई हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेनर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शॉर्टकट बताता हूँ जिसके थ्रू आप नॉन एरोमेटिक को इजिली सॉल्व कर लोगे। आप क्या करोगे, एनी कार्बन एटम must have sp3 hybridization। मतलब नॉन प्लेनर इंपॉर्टेंट है। नॉन प्लेनर, जो इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है नॉन प्लेनर।
द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड नॉन प्लेनर. नॉन प्लेनर इज इंपॉर्टेंट हियर. नॉन प्लेनर हमने क्यों लिखा है समझाता हूं आपको. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा पेपर के अंदर. मान लीजिए कि अपना ऐसा कोई क्वेश्चन देखा, ठीक है, ये रहा. अब आप इसमें सोचोगे सर 4n पाई इलेक्ट्रॉन देखो, है ना, 4n पाई है या n पाई है, 4 पाई है ना, 4n+2 पाई है, कॉन्जुगेशन है, ये है वो है, कुछ नहीं देखना. सबसे पहले ये देखो क्या कंपाउंड में किसी कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. आपको दिखते ही आंसर आ जाएगा. आप बोलोगे सर ये कार्बन जो है ना ये तो sp3 है, बाकी सारे क्या है sp2 एंड sp2. दैट इज जैसे ही कोई भी कंपाउंड आपको sp3 दिखे दैट मीन्स कि वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक. समझ में आया. दैट मीन्स दैट कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक. नॉन एरोमेटिक समझ में आया. रिंग के अंदर कोई भी कार्बन यदि sp3 दिखे दैट मीन्स द कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक. रिंग के अंदर कोई भी चीज यदि sp3 दिखे तो दैट मीन्स दैट कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक. ठीक है. तो दिस इज द वे टू प्रोसीड विथ थिंग्स दैट फॉर एग्जांपल if I tell you कि what is the difference between aromatic, anti-aromatic and non-aromatic, this is pretty simple. For example, let's say we have three compounds. Let's say we have three compounds. First one is called aromatic compound. Second one is anti-aromatic compound. And the third one is non-aromatic compound. Let's summarize the things of non-aromatic compound. Now, if I tell you, suppose first one is aromatic compound. So what is aromatic compound? Aromatic compound, first one is, this would be a cyclic. Obviously, anti-aromatic may be cyclic होना important है. ठीक है. Another thing which is important here, second point, cyclic is important. Second point, conjugation is important. यहां भी क्या होना चाहिए, conjugation होना चाहिए. ठीक है. थर्ड पॉइंट, प्लेनर होना चाहिए. प्लेनर होना चाहिए. एंड द फोर्थ पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. भाई ये इंपॉर्टेंट है. बट इसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, 0 1 एक्सेट्रा. n इक्वल टू क्या है, 0 1 एक्सेट्रा. समझ में आई आपको ये चीज. हाँ. नॉन एरोमेटिक भाई कुछ भी हो चलेगा, साइक्लिक हो नॉन साइक्लिक हो चले, कोई दिक्कत नहीं है. बट आपको बस क्या करना है, नॉन प्लेनर इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है, नॉन प्लेनर. दिस इज इंपॉर्टेंट हियर. नाउ द प्रॉब्लम इज स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी. यदि आपके कंपाउंड की स्टेबिलिटी है तभी वो रिएक्शन जो है, नहीं है स्टेबल तो तभी वो रिएक्शन कर पाएगा, है ना. सो दैट इट कैन बी स्टेबल. सो स्टेबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. So we have to understand the stability concept. Okay. So now suppose we have been asked that what is the relation between aromatic, anti-aromatic and non-aromatic on the basis of stability. Now what is the relation between aromatic, anti-aromatic and non-aromatic on the basis of stability? So we can say obviously aromatic compound is more stable than aromatic compound is more stable than non-aromatic, and non-aromatic is more stable than anti-aromatic. That is, anti-aromatic is least stable compound. That we should remember it. This is very important concept दोस्तों. आपको पता होना चाहिए. You should remember it. That what is the relation between aromatic, anti-aromatic and non-aromatic? It's pretty simple. So this should be your मेन फोकस, है ना. बिकॉज हम इससे काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. याद रखना, एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक देन एंटी एरोमेटिक. दिस इज प्रीटी सिंपल. ठीक है. तो दिस मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लियर है. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये मेरा एक कंपाउंड है, इधर मेरा पॉजिटिव चार्ज है, अनदर वन दिस कंपाउंड. इधर मेरा नेगेटिव चार्ज है, अनदर वन दिस कंपाउंड. इधर मेरा कोई चार्ज नहीं है. मेरे से पूछा गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा गया है. क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज सी.
Three compounds are given here, this one and this one and this one, and we have to find the order of the stability between these compounds. तो फर्स्ट हमें ये देखना पड़ेगा कि दिस कंपाउंड इज वेदर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, देन कैन वी कैन इजीली अप्लाई दिस रूल. First we have to see. So this is very important for NEET. For the NEET and as well as JEE aspirant, this question is very important. This particular concept is very important. So please pay attention towards it. So for example, यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले रूल अप्लाई करो. 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, अपना कॉन्जुगेशन सिस्टम भी है. कॉन्जुगेशन सिस्टम है, प्लेनर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यानी कि 4n + 2, n की जगह पे 0 पुट करो. दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक. एंड दिस वन 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन. दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक. एंड दिस कंपाउंड इज, बिकॉज हियर इट इज sp3 ना, तो कहीं भी रिंग के अंदर sp3 दिख जाए आपको, दैट इज नॉन प्लेनर, एंड नॉन प्लेनर इज नॉन एरोमेटिक. दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक. So if A is aromatic, B is anti-aromatic, and C is non-aromatic, we already know that aromatic compound is more stable than non and then anti. So we have to find the relation, that is A is more stable as compared to C than B, because A is what? Aromatic, C is what? Non-aromatic, and B is anti-aromatic. So this will be the relation between these three compounds. Okay. तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या हो रहा है और कैसे आप कंपाउंड को सॉल्व करना सीखोगे. So this is basically nothing but stability of the compound on the basis of aromaticity, whether it is aromatic, whether it is anti-aromatic or non-aromatic, then we can easily establish the relation between these three. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखो ध्यान से देखना इस चीज को. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा हमसे, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है, तो भाई वी कैन इजिली से दिस इज स्टैंडर्ड बेंजीन रिंग, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, एंड दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, सो स्टेबिलिटी विल बी दिस. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया. तो यानी एवरी कंपाउंड ना स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहिए. जब हर कंपाउंड स्टेबिलिटी की ओर जाएगा ना, तो दैट मीन्स कि आपको ये ट्राई करना है, खासकर साइक्लिक में इसमें एरोमेटिक कंडीशन हो रही है, ठीक है. अच्छा, इसमें रिएक्शंस के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जांपल रिएक्शन विथ, सपोज करो क्वेश्चन आया रिएक्शन विथ HCl. मान लो कि HCl के साथ रिएक्शन करनी है हमें. हमारे पास 3 कंपाउंड गिवन है दोस्तों. पहला कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, ये 1 2, ये 2 कंपाउंड हमारे पास गिवन है. आपको इसमें से HCl के साथ रिएक्शन करनी है. बेसिक मैकेनिज्म याद करना, आपको रेट बताना है, ये A है ये B है. बेसिक मैकेनिज्म हमेशा याद रखना. बेसिक मैकेनिज्म क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखो. यदि आप इस कंपाउंड को HCl से रिएक्ट कराओगे तो ऑब्वियसली एसिड H+ रिलीज करेगा, और वो H+ कहाँ भागेगा, इसके लोन पेयर पे भागेगा ना. तो ये H+ कहाँ जाएगा दोस्तों, इसके लोन पेयर पे जाएगा. तो यानी कि ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा. अब यहां से आप H2O को रिमूव करो, तो यानी ये कैसा बन गया, कुछ ऐसा बन गया. दिस इज द इंटरमीडिएट. मैंने क्या बोला, एवरी कंपाउंड स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहता है. इसके अंदर ये इंटरमीडिएट बन रहा है, बट यदि मैं इसमें इंटरमीडिएट बनाऊं तो ऑब्वियसली HCl का H+ किसके पास जाएगा, इसके लोन पेयर के पास जाएगा, और यहां से H2O बन के बाहर आएगा. तो यानी कि कंपाउंड कुछ ऐसा नजर आएगा, ये कंपाउंड कुछ ऐसा नजर आएगा दोस्तों. तो आप मुझे ये बताइए, है ना, आप मुझे ये बताइए कि दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड ये इंटरमीडिएट है. कोई भी रिएक्शन तभी होती है ना जब वो स्टेबल हो, बट ये जब इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है तो यानी ये एरोमेटिक कंपाउंड दिख रहा है, मेरे को एरोमेटिक दिख रहा है, बट दिस इज एक्चुअली नॉन एरोमेटिक. तो ऑब्वियसली जब भी कोई रिएक्शन होगी तो वो फास्टर की ओर प्रोसीड करेगा. तो ए और बी में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, ए, बिकॉज ए एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है इंटरमीडिएट, और बी किस में कन्वर्ट हो रहा है, नॉन एरोमेटिक में. तो दैट मींस कि रेट ऑफ द रिएक्शन किसकी फास्टर होगी, ए की एज कंपेयर टू बी. आपको इस लेवल पे सोचना पड़ेगा.
आपको इस लेवल पे सोचना पड़ेगा कि आप हर चीज ना, देखो ये चीज हमेशा याद रखना, कोई भी रिएक्शन ना स्टेबिलिटी ही करने के लिए होती है। बिकॉज कंपाउंड फॉर्म होने का मतलब ही यही वही वही है कि भाई वो लीस्ट रिएक्टिव से कम रिएक्टिव से, है ना, क्या करता है वो, लीस्ट स्टेबल से मोर स्टेबल में जाना चाहता है। तो कंपाउंड यदि कम स्टेबल है और उसको ज्यादा स्टेबल में जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शंस करनी पड़ेगी, ठीक है। और रिएक्शन हम कैसे करेंगे ये आपको मैंने समझाया। मान लीजिए, तो यहाँ पे एक बेसिक सा चीज आता है रिएक्शन में, आपको बताऊं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ना इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल किसके पास जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड के पास जाता है। किसके पास, एरोमेटिक कंपाउंड के पास। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, नाम से ही लग रहा है आपको, इलेक्ट्रोफाइल किसके पास जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड के पास जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रोफाइल है भाई, एप्सिलॉन मत समझना, इलेक्ट्रोफाइल है, लिख देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल किसके पास जाएगा दोस्तों, एरोमेटिक कंपाउंड के पास जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। चलो बेसिक आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या चीज हो रही है। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है भाई, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, ध्यान से देखना, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ये एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग सपोज करो कि हमने इसको रिएक्शन करवा दिया किसी एक कंपाउंड जिसका नाम था ई वाई, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको हमने ई वाई से रिएक्शन करवा दिया, ठीक है। तो बताना है हमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमें पता है, बट उसकी हम मैकेनिज्म भी समझेंगे साथ साथ कि आखिर ये रिएक्शन में हो क्या रहा है, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो एक बात बताओ, यदि ये ई वाई है, दैट मीन्स कि इसके पास ई प्लस है और वाई माइनस, यही तो है। जैसे मान लो एच सी एल होता, एच प्लस सी एल माइनस, यही होगा ना, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, यदि ये बॉन्ड टूटा, यदि ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटने की वजह से क्या यहाँ पर कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, ध्यान से देखना, एक एक करके आराम से देखो। यहाँ पर निगेटिव जनरेट होगा दोस्तों और यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट होगा, बिकॉज ये डबल बॉन्ड टूटा, तो इस कार्बन पे निगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, मैंने वही लिखा है यहाँ पर, और कुछ नहीं लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा। अब हमें क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखना, हम क्या देखना चाहते हैं यहाँ पर, हमारे पास ई वाई है, दैट इज ई प्लस वाई माइनस। तो निगेटिव पार्ट कहाँ जाना चाहिए, पॉजिटिव के पास, और पॉजिटिव कहाँ जाना चाहिए, निगेटिव के पास। सिंपल सी मैकेनिज्म है, निगेटिव पॉजिटिव से और पॉजिटिव निगेटिव से रिएक्ट करे। बट प्रॉब्लम इज, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल का एरोमेटिक रिंग पे, मतलब मुझे पॉजिटिव चार्ज को अटैक करवाना है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा दोस्तों, नेगेटिव वाले के पास। ये समझ में आया, इस नेगेटिव के पास ये ई प्लस जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम कुछ ऐसा कंपाउंड बना देंगे। अब कई सारे दोस्तों को इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी कि सर आपने ये तो लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, बट आप मेरे को एक चीज बताओ कि क्या मैं वाई माइनस को इस प्लस पे अटैच नहीं कर सकता। अरे भाई साहब, सिंपल सा डाउट आना चाहिए ना। आपने बोला कि आप प्लस को माइनस पे अटैच करना चाहते हो और माइनस को प्लस पे अटैच करना चाहते हो, तो क्या मैं वाई माइनस को प्लस चार्ज पे अटैच नहीं कर सकता, ये वाई माइनस को इस पे अटैच कर दो। चलो करके देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या गुनाह हो जाएगा हमसे। तो मान लीजिए आपने एक गेम खेला, आपने क्या करा, इस वाई माइनस जो मेरा कंपाउंड बच गया था, उसको आपने अटैक करवा दिया इस पे, पॉजिटिव वाले पे। ऑब्वियसली क्योंकि गेम क्या है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराओ इलेक्ट्रोफाइल पे, यही तो गेम है, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है, कंपाउंड, आप बोलोगे कि सर कंपाउंड तो ऐसा बन सकता है, कैसा बन सकता है दोस्तों, ये ऐसा, ये कंपाउंड Y यहां पर आएगा और E यहां पर आएगा। अब एक चीज बताओ, आपके पास जो पहले से कंपाउंड प्रेजेंट है ना, वो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और जब आपने फाइनल रिएक्शन कर दिया
तो उसको क्या बनाया, उसको नॉन एरोमेटिक बनाया, उसको नॉन एरोमेटिक बनाया। अरे भाई साहब, कोई भी रिएक्शन होगी तो स्टेबिलिटी के लिए होगी ना। आप एरोमेटिक कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बना सकते हो? स्टेबिलिटी तो डिक्रीज कर रहे हो आप, क्योंकि एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक। देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपके पास इनिशियली एरोमेटिक कंपाउंड है, आप रिएक्शन करवा के उसको नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर रहे हो। जो चीज पहले से स्टेबल है वो अनस्टेबल क्यों होना चाहेगी? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। समझ में आया? यदि ये रिएक्शन सर पॉसिबल नहीं है तो क्या हो सकता है? चलो देखते हैं क्या हो सकता है। तो मेरे पास कंपाउंड ये है, ये मेरा कंपाउंड है। यहां पर हमारे पास क्या था? प्लस चार्ज था। और यहां पर मेरे पास क्या था? ई था। अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ, क्या इसके पास एक और हाइड्रोजन है? बिल्कुल है सर, 4 बॉन्ड कार्बन के होने चाहिए ना। इस कार्बन को ध्यान से देखो, 4 बॉन्ड होने चाहिए ना भाई, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन भी तो होगा यहाँ पर। इस कार्बन को ध्यान से देखो, 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो है सर, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो है, क्योंकि ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। अब यदि मेरे पास Y माइनस प्रेजेंट है कंपाउंड में, क्या प्रेजेंट है दोस्तों? Y माइनस। ये Y माइनस क्या करेगा? ये Y माइनस इस H प्लस को लेके बाहर हो जाएगा, तो यानी कि ये HY बन के ना बाहर हो जाएंगे, ऐसा माइनस HY। यहां से ये HY बन के बाहर हो गया। अब सिंस ये HY बन के बाहर हो गया, तो मतलब कि कंपाउंड कुछ ऐसा नजर आएगा दोस्तों। कैसा? ऐसा। समझ में आया? अब आप क्या करोगे? रेजोनेंस करोगे। रेजोनेंस कैसे करोगे? इस नेगेटिव को इधर डालोगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो मतलब कि कंपाउंड में देखो क्या हो रहा है। कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट जो आपका बना वो कुछ इस तरीके से बना। ये बेंजीन रिंग है हमारा, और बेंजीन रिंग पे क्या अटैच है दोस्तों? बेंजीन रिंग पे ई अटैच कर दिया। सिंपल है। आपको मैकेनिज्म समझ में आई? क्या किया मैंने? मैंने क्या करा, एक बेंजीन रिंग लिया, उसको मैंने अटैच करवा दिया ई वाई से। तो सबसे पहले ई प्लस आपका अटैक करेगा, तो इस पॉजिटिव पे यदि आप वाई माइनस को अटैक करोगे तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए आपने क्या करा, वाई माइनस ने इस एच प्लस को ले गया, ताकि ये एच प्लस क्या करे, अपने नेगेटिव चार्ज यहाँ छोड़ के जाए और ये रेजोनेंस करके वापस से एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, पहले क्या था? एरोमेटिक था, और बाद में क्या हुआ? एरोमेटिक हुआ। बट एक बात बताओ, क्या इसमें मैंने इलेक्ट्रोफाइल को अरेंज करा? बिल्कुल करा सर। तो पहले भी स्टेबल है, बाद में भी स्टेबल है, और हमारा डिजायर्ड वर्क भी हो गया, इलेक्ट्रोफाइल भी जनरेट हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, आपको बस बेसिक मैकेनिज्म समझना है। ठीक है दोस्तों, चलो। तो होता क्या है कि मेरे पास यदि बेंजीन रिंग है ना, तो बेंजीन रिंग में जब भी कोई डब्लू, कोई भी ग्रुप अटैच है, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। क्या कहते हैं? बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग पे डोनेट करता है। और एक होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या बोलोगे? दोज ग्रुप which donate the electron on the benzene ring is called electron donating group. It donates the electron on benzene ring. ये benzene ring पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, तो donates the electron on benzene ring, donates the electron on
बेंजीन रिंग। अच्छा, इसको प्लस एम इफेक्ट भी कहते हैं और माइनस सॉरी प्लस आर इफेक्ट भी कहते हैं, दोनों सेम है। प्लस एम और प्लस आर, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में बात करी मैंने। यदि अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या कर सकता है, ठीक है, समझ में आया? तो विड्रॉइंग क्या करता है, विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन, विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग। समझ में आ गया? एग्जांपल देता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जांपल क्या है? OH ग्रुप, OCH3 ग्रुप, एनिलीन ग्रुप। और विड्रॉइंग का एग्जांपल क्या हो सकता है दोस्तों? विड्रॉइंग का एग्जांपल हो सकता है हमारा NO2 ग्रुप। ठीक है, चलो समझाता हूं आपको क्या कह रहा हूं मैं। मेरे कहने का मतलब है कि मान लो कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन में क्या है भाई, लोन पेयर है। अब बेंजीन क्या करेगा, बेंजीन में OH ग्रुप हमने डाला, और मेरे अकॉर्डिंग ये जो OH ग्रुप है ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आप देख सकते हो यहाँ पर OH ग्रुप को मैंने क्या माना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माना है। तो अब मैं दिखाता हूँ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करता है। देखो ये OH क्या करेगा, रेजोनेंस करना चाहेगा। क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, घूमेगा। लोन पेयर इधर आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, याद रखना। लोन पेयर इधर आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड जाएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, साइकिल ऐसे घूमेगी। मतलब कि कंपाउंड यदि आप बनाओगे तो ऐसा बनेगा, रेजोनेंस बना रहा हूं मैं। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर नेगेटिव। आपको समझ में आया मैंने क्या करा? मैंने क्या करा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा ना, बिकॉज तीन बॉन्ड बना दिए इसके। ठीक है, तो मैंने क्या करा, लोन पेयर घुमाया, डबल बॉन्ड घुमाया, नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर घुमाया, डबल बॉन्ड घुमाया, नेगेटिव चार्ज। अब ये कॉन्जुगेशन दोस्तों चलती रहेगी। नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सिंपल है। इसका मतलब यहां पर, यहां पर, और यहां पर कोई दिक्कत है? यहां तक क्लियर है? डबल बॉन्ड गया, ठीक है, नेगेटिव आया, नेगेटिव गया, डबल बॉन्ड आया, बस वही कर रहा हूं मैं। सिमिलरली यहां पर भी नेगेटिव जाएगा तो डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड जाएगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है ना? तो मतलब कि आप कंपाउंड ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहां पर दोबारा से करोगे, दोबारा से क्या करोगे, ये नेगेटिव इधर जाएगा तो डबल बॉन्ड आएगा, और ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आया? तो मतलब क्या कह रहे हो आप, ये हाइब्रिड बनाया मैंने। मतलब आप क्या कह रहे हो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ दिस ग्रुप, नेगेटिव चार्ज इज इंपॉर्टेड ऑन द ऑर्थो पोजिशंस एंड पैरा पोजिशंस। मतलब नेगेटिव चार्ज आप कहाँ कहाँ डाल रहे हो, ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे डाल रहे हो। डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो? डाल रहे हो। तो मतलब यदि नेगेटिव चार्ज इस जगह पे आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी स्मूथली इस जगह पे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी होगा सेम पोजिशन पे। दिस इज एक्चुअली, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases the electron density in the benzene ring, hence electron donating group increases the electron density in the benzene ring, hence facilitates the attack of electrophile at ortho and para positions। समझ में आया? क्योंकि ये ऑर्थो एंड पैरा पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे। इंपॉर्टेंट है ये चीजें, समझ में आ रही हैं आपको? बेसिक है बिल्कुल ही, आराम से समझो। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे आपका अटैक करवाएगा। किसका अटैक कर पाएगा? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक कर रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे। बिल्कुल आसान शब्दों में समझा रहा हूं आप। दूसरी चीज यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई यदि आपको कंपेयर करने पूछेगा, इसका मतलब है
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम ग्रुप, और आप प्लस आई भी बोल सकते हो चाहो तो। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि कई साल पूछा है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो क्या बोलोगे आप? सपोज कीजिए कि उन्होंने ऐसा दे दिया कंपाउंड, ये OH है, ठीक है, ये कंपाउंड अपना NO2 है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि सर OH ग्रुप जो है हमारा, दैट इज अ प्लस एम ग्रुप, बट NO2 इज माइनस एम ग्रुप, एंड प्लस एम ग्रुप इंक्रीजेस द rate of electrophilic aromatic, so the answer will be this one। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इज इंपॉर्टेंट है, प्लस एम ग्रुप एंड माइनस ग्रुप इज इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से अटैक फैसिलिटेट्स हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आई, कई सारे बच्चे का ये क्वेश्चन हो सकता है, सर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में बता रहे हो, बट मेरे को ये भी एक्सप्लेन कर दो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है दोस्तों, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना है हमें, मतलब कि मेरे पास यदि कोई बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में आपने डाला है NO2, तो NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पर कंपाउंड कैसे हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे, एक एक करके समझते हैं। ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा तो निगेटिव, और यहाँ पर आएगा तो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। समझ में आया? मतलब कि आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, अब देखो हमने यहाँ पर किया क्या, ये डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और हमने क्या करा, इस डबल बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट किया तो नेगेटिव आ गया, तो मतलब कि बेंजीन रिंग पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गई। अब वापस से रेजोनेंस करोगे तो रेजोनेंस करने के बाद इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो, और डबल बॉन्ड को आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, तो जोड़, थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आया? अब आप इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। क्या आपको चीजें समझ में आई कि कैसे कर रहा हूं मैं? ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले डबल बॉन्ड को शिफ्ट करा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड को शिफ्ट करा तो निगेटिव आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करता जा रहा हूँ तो पॉजिटिव यहाँ पर आ गया। वापस से मैं क्या करूंगा, डबल बॉन्ड को अगेन शिफ्ट करूंगा, अगेन डबल बॉन्ड को शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, अब यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी चीजें सेम ही होगी, डबल बॉन्ड एंड O नेगेटिव, O नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। क्या समझ में आई आपको चीजें कैसे हुई? ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट स्टेप है इस रेजोनेंस का कि भाई ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, अगेन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, अगेन डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब कि लास्ट स्टेप में जो बनेगी अपनी, वो इस तरीके से बनेगी। कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि आपने क्या देखा कि बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंट ऑफ दिस NO2 ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, ऑर्थो पे और पैरा पे आ रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं दोस्तों, ऑर्थो
ऑर्थो पे और पैरा पे देखो, एक बार यहाँ पॉजिटिव है, एक बार यहाँ पॉजिटिव है और एक बार यहाँ पर पॉजिटिव है। तो NO2 ग्रुप ने क्या करा, पॉजिटिव चार्ज इंपार्ट करा, कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे। तो जब ऑर्थो एंड पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रोफाइल जो कि ऑलरेडी एक पॉजिटिव है वो अटैक कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, रिपेल करेगा। तो मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देता है एट ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, NAS का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा। क्या आपको ये समझ में आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या फंक्शन होता है? क्लियर है यहां तक? चलो, तो जब आपने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जब आपने ये पढ़ा तो आपको ये समझ में आया क्या चीज हो रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। तो इसमें हमें रिएक्शन कौन कौन से पढ़ने हैं? सबसे पहला रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो है फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन, ये दूसरी रिएक्शन है। तीसरी रिएक्शन हमें पढ़नी है नाइट्रेशन, कौन सी है, नाइट्रेशन। चौथी रिएक्शन हमें पढ़नी है सल्फोनेशन, और पांचवी हमें पढ़नी है हेलोजिनेशन। ठीक है, तो ये पांचों रिएक्शन हमें इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पढ़नी है। पहली रिएक्शन कौन सी है, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हेलोजिनेशन, ये पांचों रिएक्शन हमें पढ़नी है। तो जो सबसे पहला रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होता है, सिंपल सी रिएक्शन होती है। रिएक्शन कौन सी है कि मेरे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड, सिंपलेस्ट लेता हूँ, सपोज बेंजीन रिंग लेता हूँ, और इस बेंजीन रिंग में आपने क्या डाला, अल्काइल हैलाइड डाला, CH3CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये क्या करेगा, Cl ग्रुप को अटैच कर देगा प्लस HCl। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जब आपने बेंजीन रिंग पे अल्काइल हैलाइड डाला इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो इसने क्या करा, क्लोरीन ग्रुप को अटैच कर दिया प्लस HCl। तो ऐसा है कि इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लो, ठीक है, बट इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है नीट के और जेई के बच्चों के लिए। तो मैकेनिज्म देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं लिखाऊंगा, सबका सेम ही स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हमें इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज आवर फर्स्ट स्टेप। तो मतलब कि हमने क्या करा, हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है, अल्काइल हैलाइड ये लिया था मैंने, एक सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूँ, यही लिया है, हाँ यही लिया, ठीक है, अल्काइल हैलाइड यही लिया, ठीक है। तो मैंने हेलो अल्केन्स लिया और इसमें मैंने डाला AlCl3। अब आप लोग मुझे ये बताओ, AlCl3 एसिड है कि बेस है? बिल्कुल, AlCl3 इज लुईस एसिड, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, एल्यूमिनियम जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा, हाइपोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो AlCl3 बीइंग एसिड, इट विल ट्राई टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, Cl को अपने पास खींचना चाहेगा ताकि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, बिकॉज इट इज लुईस एसिड। लिख देता हूँ, AlCl3 इज नथिंग बट लुईस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर इसने जैसे ही ऐसा करा तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर CH3CH2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट हो गया, बिकॉज Cl तो इधर ट्रांसफर हो गया, तो Cl ट्रांसफर होने से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, और प्लस AlCl4 माइनस बन गया मेरा, AlCl3Cl माइनस। ठीक है, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप देखो,
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है मेरे को। तो आपने इलेक्ट्रोफाइल पहले स्टेप में जनरेट कर लिया, बिल्कुल कर लिया सर। अब मैं इलेक्ट्रोफाइल का करूं क्या? तो अटैक करो यार, क्या करोगे? अटैक करोगे। तो अब मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने वाला हूँ। कैसे अटैक करूंगा, ध्यान से देखो। मेरे पास क्या है भाई, रेजोनेंस बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, बिल्कुल है सर। और बेंजीन रिंग क्या करेगी भाई, अपने डीलोकलाइजेशन करेगी इलेक्ट्रॉन का, करेगी। तो बिकॉज ऑफ दिस डीलोकलाइजेशन, अलग कलर कर देता हूँ ताकि आपको दिखे बाद में कि डीलोकलाइजेशन कर दिया इसने इलेक्ट्रॉन का। बिकॉज ऑफ दिस डीलोकलाइजेशन यहाँ पर जो है आपके पास, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट हो गया। अब हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ध्यान से देखो। हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट करा है। क्या इलेक्ट्रोफाइल करा है? CH3 CH2 पॉजिटिव। तो हमने क्या करा, बेंजीन रिंग पे रेजोनेंस करा, और बेंजीन रिंग पे रेजोनेंस करने की वजह से हमारे पास क्या जनरेट हुई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और मैंने फिर उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कराना चाहा। तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले के पास जाएगा। मतलब यानी कि ये जो कंपाउंड है नेगेटिव, ये कहाँ जाएगा, के पास। समझ में आ रहा है? तो मतलब कि कुछ ऐसा आपका कंपाउंड अभी जनरेट हो जाएगा। कैसे जनरेट होगा, ऐसा। और यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, CH2 CH3। क्या ये सबको पता लग रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने क्या करा, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाया, कहाँ पर, निगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रोफाइल को खींच लिया अपनी ओर, बिकॉज ये पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ गया कंपाउंड। तो पहला स्टेप क्या था, डी डी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो तीसरा और इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, वो ये है। ठीक है, दो स्टेप समझ में आ गई। जो थर्ड स्टेप इज इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप है हमारे पास डी प्रोटोनेशन। क्या है, डी प्रोटोनेशन, मतलब कि H+ का रिमूवल। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है दोस्तों, H+। तो डी प्रोटोनेशन का मतलब ही है कि हम H+ को रिमूव करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, H+ को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस चीज को, क्या हो रहा है अभी मेरे पास। यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर CH2 CH3 था, यही है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ से आया, यहाँ पर तो है ही नहीं। भाई इसके 4 बॉन्ड तो होंगे ना। अभी मेरे पास 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में हाइड्रोजन हम एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो, ध्यान से देखना इस चीज को, समझो। डीप्रोटोनेशन करना है हमें, कैसे करेंगे, इस H+ को रिमूव करना है। तो भाई एक बात बताओ, यदि ये AlCl3 इस Cl को लिया था, तो AlCl4- बनाया था ना, ये क्या है, AlCl4- ही तो है। तो ये AlCl4- क्या करेगा, इसको वापस से ले लेगा इसके H+ को। कहने का ये मतलब है दोस्तों, कि यदि यहाँ पर मेरा AlCl4- है, तो ये क्या करना चाहेगा, ये इसके H+ को लेके बाहर जाना चाहेगा, ताकि वो HCl बन के बाहर हो जाए। ताकि वो कैसे बाहर हो जाए, HCl बन के आपका बाहर हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपके पास जो कंपाउंड जनरेट हुई, वो ऐसा कुछ कंपाउंड बन के आ गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। अब ये रेजोनेंस करेगा तो वापस से क्या आ जाएगा, आपका कंपाउंड ऐसा ही बन के आ जाएगा। कैसा बन के आ जाएगा, इस तरीके से। ये बेंजीन रिंग है हमारा, और इस बेंजीन रिंग पे अपना इलेक्ट्रोफाइल आपने अटैच कर दिया। क्या सबको ये रिएक्शन समझ में आ गई? मैंने एक एक मैकेनिज्म आपको समझाया है, 3 स्टेप की मैकेनिज्म होती है। मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नीट के पेपर में और जेई के पेपर में, बिकॉज वो क्वेश्चन जब पूछेंगे तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि भाई ये बताओ कि एल, इसमें AlCl3 एक्ट करता है किसके तरह, लुईस एसिड की तरह या बेस की तरह पूछेंगे। या फिर ये पूछेंगे कि क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मैं अभी लिखवाऊंगा आपको, है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जनरली इंटरमीडिएट के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ना, छोड़ना मत इसको। तो हमने क्या देखा, पहले, सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करा, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा, और सबसे लास्ट में हमने डीप्रोटोनेशन कर दिया।
ये इतना सिंपल है कि बस कोई जवाब नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल हियर, है ना, ये याद रखना, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल हियर। कुछ भी ले लो, कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई भी कंपाउंड के आप क्वेश्चन करोगे, जैसे मान लो ये मेरा क्वेश्चन है, भाई ये मेरा बेंजीन रिंग था, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इस बेंजीन रिंग पे आपने क्या डाला, इस बेंजीन रिंग पे आपने डाला है CH3CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखो मैं मिक्सअप क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, ये जो सीरीज चल रही है जेई और नीट के बच्चों के लिए, ये सीरीज में मैं मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा, आई होप आपको थोड़ा बहुत आता होगा, बट मैं साथ साथ आपको समझाते जाऊंगा। इसलिए हम इस क्वेश्चन में हम पिछला कॉन्सेप्ट भी लेने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना। आपने AlCl3 डाला, तो ये कंपाउंड हमारा क्या बन गया दोस्तों, ए बन गया। अब इस ए में आप क्या डालते हो, अल्कोहलिक KOH डालते हो, बिल्कुल, ठीक है। तो ये कंपाउंड, चलो मैं इसमें रिएजेंट चेंज करता हूँ एक बार, देखता हूँ आप लोग को कितना याद है, कितना आप रिवाइज करते हो। मैं इसमें डालता हूँ Cl2HNu, तो ये मेरा बी कंपाउंड बनता है। Cl2HNu डाला तो बी बना, और बी में मैंने डाला अल्कोहलिक KOH, तो सी बनाएगा। ध्यान से देखियो, हमारे पास बेंजीन रिंग थी, उसमें मैंने CH3CH2Cl डाला इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, ए बन गया। ए में मैंने डाला Cl2HNu, तो बी बन गया। बी में मैंने डाला अल्कोहलिक KOH, तो सी बन गया, ठीक है। अब सी में मैं डाल रहा हूं BH3 + H2O2, ये हमारा डी बन रहा है, ठीक है, डी बन गया। चलो, डी में मैं डालता हूं, अगेन डी में मैं क्या डाल रहा हूं, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ई बन गया। देखो रिवीजन करने का इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता, तो ये बेसिकली आपको रिवाइज भी करवा देगी, आपको याद भी होगा, नहीं भी होगा तो भी मैं आपको रिएक्शन समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट रिवीजन आपको सॉलिड हो जाएगी इससे, ठीक है। तो यहाँ पे ई बन गया, ई में आपने डाल दिया LiAlH4, ई में आपने क्या डाला, LiAlH4। जिन जिन बच्चों को, जिन जिन स्टूडेंट्स को ये सारे रिएक्शन बन जाएंगे, उनकी ऑर्गेनिक पूरी सॉलिड है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज आपने ऐसा रिवीजन का तरीका कहीं नहीं देखा होगा जैसा मैं करवा रहा हूँ। ये जो रिवीजन का तरीका है ना, बहुत सॉलिड है दोस्तों, बिकॉज इससे क्या होता है, आपके मल्टीपल सब चैप्टर के कॉन्सेप्ट को दिमाग में आप ट्रेन कर सकते हो। बिल्कुल ही बेसिक रिएक्शन है सारे में सारे। ध्यान से देखिए, इसको पॉज करिए वीडियो को, और एक बार ट्राई कीजिए इसको बनाने का। वीडियो को पॉज करके प्लीज एक बार वीडियो बनाने का ट्राई करो, एक एक क्वेश्चन। चलो, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब हम जो है इसको देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या रिएक्शन हो रही है, ABCDEF क्या बन रहा है, एक एक करके देखेंगे दोस्तों। सबसे पहली चीज, ये तो सबको पता है, अभी बताया, फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन की रिएक्शन है दोस्तों, ये कौन सी रिएक्शन है, फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन की, ठीक है। तो मतलब ए वाला कंपाउंड तो हमें प्रीटी मच पता है कि भाई फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन हो रही है, मतलब ए वाला कंपाउंड कुछ ऐसा है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच करोगे, अल्काइल ग्रुप, CH2Cl, CH2CH3, ठीक है। ये फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन था, अभी बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रॉब्लम आती है कि सर Cl2HNu क्या करता है, याद रखना, जब भी क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNu क्या है, एनर्जी होती है, ठीक है, फोटोन की, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जब भी डाला जाए, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे आप हेलोजन को अटैच करोगे, हमेशा याद रखना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। तो यहाँ पर sp3 कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो आप स्टेबल प्रोडक्ट बनाओगे इसमें दोस्तों, तो बी वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2Cl CH3। क्या आपको ये समझ में आया कैसे किया मैंने। अब इसमें आप डाल रहे हो अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की रिएक्शन होती है इसकी, कौन सी रिएक्शन होती है दोस्तों, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की। तो ये जो रिएक्शन है वो है अपना डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की रिएक्शन है ये।
तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन क्या करता है भाई, Cl को H को रिमूव करता है और बीच में डबल बॉन्ड डाल देगा। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन अल्कोहलिक क्यूएच एलिमिनेशन रिएक्शन है, E2 एलिमिनेशन है ये, ठीक है, समझ में आया, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है ये, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन हो रही है, मतलब सी वाला कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH2। कोई दिक्कत है किसी को? ध्यान से देखना एक एक चीज को, दोबारा समझाता हूँ। बेंजीन रिंग था, बेंजीन रिंग में आप फिटिल क्राफ्ट अल्काइलेशन करोगे, ये बनेगा। फिटिल क्राफ्ट अल्काइलेशन किया तो Cl2H न्यू, ये जो होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करती है दोस्तों, हमारे कंपाउंड को ध्यान से देखना, फ्री रेडिकल रिएक्शन है ये क्या करती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हेलोजन को अटैच करते हैं, हमने वही करा, कर दिया। अल्कोहलिक क्यूएच क्या करेगी, एलिमिनेशन करेगी, डिहाइड्रो हेलोजनेशन, Cl और H रिमूव होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब एक बार आपको BH3H2O2 क्या करेगा, तो ये तो पता होगा लोगों को कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। कौन सी रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। दिस रूल इज नथिंग बट एंटी मार्कोनिकॉफ। और ये हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ OH ग्रुप को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, किसको ऐड कर रहे हैं, OH ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन को चेक करो, डबल बॉन्डेड कार्बन को चेक करो, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर आप OH को डालो और जहां पे कम है वहां पर H को डालो। देखो इस वाले डबल बॉन्ड को चेक मत करना, एरोमेटिक कंपाउंड को नहीं तोड़ना आपको, वो स्टेबल है, केवल इस वाले को चेक करोगे, ठीक है। तो मतलब कि कुछ ऐसा बन जाएगा डी। इसमें ज्यादा हाइड्रोजन किधर है दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर कम हाइड्रोजन है तो H आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। कोई दिक्कत है? अब इसमें आप PCC डाल दोगे तो सबको पता है कि अल्कोहल की जब रिएक्शन होती है तो वो PCC 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में चेंज करता है, इतना तो पता है सबको। 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में चेंज करेगा PCC, 1 डिग्री अल्कोहल को PCC अल्डिहाइड में चेंज करेगा। यहाँ पर कितने डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री, तो PCC क्या करेगा, इसको अल्डिहाइड में चेंज करेगा। तो ई वाला प्रोडक्ट क्या होगा दोस्तों, हमारा अल्डिहाइड हो जाएगा। अब अल्डिहाइड में जब आप LiAlH4 डालते हो तो क्या होता है, सबको पता होगा, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या है दोस्तों, एक हमारा रिडक्शन रिएक्शन है। और रिडक्शन रिएक्शन क्या करता है, कुछ नहीं करता भाई, ये अल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करेगा, अल्डिहाइड को किस में चेंज करेगा, अल्कोहल में। तो दिस इज रिडक्शन, क्या है ये, रिडक्शन की रिएक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, अपना रिडक्शन है, ये अल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज कर रहा है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, CH2OH, ये अल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करेगा, क्या, LiAlH4, इतनी सी बात है बस। तो देखो ध्यान से, हमने पूरी की पूरी रिएक्शन को समझा, मैकेनिज्म को समझा, और हमने ये समझा कि कौन सा रिएक्शन कब कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को आप प्रोसीड कर सकते हो। जब भी ऐसा कुछ, देखो ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई के बच्चे ना ऐसे रिवाइज करा करो प्लीज। जो भी नीट के बच्चे हैं, जो भी जेई के बच्चे हैं, वो प्लीज इसको रिवाइज करो इस तरीके से, बिकॉज रिवीजन इज द की फॉर योर, है ना। तो प्लीज, जितने भी मैंने आपको बताया आज एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बताया, और उससे रिलेटेड मैंने कुछ रिएक्शंस भी आपको लिखवाए, उन सारे रिएक्शंस को आप अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, देखो, और फिर उसको ये ट्राई करने का सोचो कि कैसे आप रिवाइज करोगे। एरोमेटिक कंपाउंड के हमने 2-3 रिएक्शन आज करे हैं, बाकी सारे भी करने हैं, बट प्लीज इसको आप अच्छे से रिवाइज करना और समझना। जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम और अगली चीजों के बारे में बात करेंगे, नीट 2024 के, जेई 2024 के बच्चों के लिए जो भी बन सकता है, जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन वो आ सकते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इजी लैंग्वेज में,
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।